नमस्कार, स्वागत है आपका महाभारत द कंप्लीट सागा सीजन 2 में। पिछली बार हमने कीचक वध पर्व पर बात की थी। हमने देखा था कि कैसे राजा विराट के पावरफुल सेनापति कीचक ने सैरंध्री बनी द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की और कैसे भीम ने गुस्से में आकर उसका अंत कर दिया। हाँ, तो पांडवों के अज्ञातवास का 13वां और आखिरी साल अब लगभग खत्म होने को है और कीचक की मौत की खबर हस्तिनापुर पहुंच चुकी है। और यहीं से कहानी एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, ड्रामेटिक मोड़ लेने वाली है। बिल्कुल। कीचक का वध सिर्फ एक हत्या नहीं थी, वो एक सुराग था, एक ऐसी चिंगारी जिसने हस्तिनापुर के दरबार में खलबली मचा दी। तो आज हम विराट पर्व के अगले हिस्से गोहरण पर्व पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ, द कैटल रेड। ये वो अध्याय है जहां पांडवों का अज्ञातवास खत्म होता है, उनके असली रूप सामने आते हैं और कुरुक्षेत्र के युद्ध की नींव रखी जाती है। तो हस्तिनापुर में माहौल कैसा है? दुर्योधन तो मुझे लगता है 13 साल से इंतजार कर रहा है। इंतजार और बेचैनी। उसके जासूस, उसके स्पाइस पूरे देश में फैले हुए थे, लेकिन पांडवों का कोई नामो निशान नहीं। वो तो बौखला गया होगा। बौखलाया हुआ और मतलब बहुत ज्यादा बेचैन। उसके सबसे काबिल जासूस खाली हाथ लौट आए थे। दुर्योधन को यह डर खाए जा रहा था कि अगर पांडवों ने अज्ञातवास का ये आखिरी साल पूरा कर लिया तो शर्त के मुताबिक उसे इंद्रप्रस्थ लौटाना होगा, जो वो किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहता था। उसकी सारी प्लानिंग पर पानी फिर जाता। लेकिन तभी उसके जासूस एक ऐसी खबर लेकर आते हैं जो सब कुछ बदल देती है। मत्स्य देश के अजेय माने जाने वाले सेनापति कीचक की रहस्यमयी मौत। एग्जैक्टली। और यही कहानी का टर्निंग पॉइंट है। जैसे ही ये खबर दरबार में पहुंचती है, भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे अनुभवी योद्धाओं के कान खड़े हो जाते हैं। उन्हें पता था कि ये कोई आम बात नहीं है। बिल्कुल, कीचक कोई मामूली आदमी नहीं था और ये कहानी कि उसे गंधर्वों ने मारा है, ये किसी के गले नहीं उतर रही थी। जिस ब्रूटल तरीके से उसे मारा गया था, बिना किसी हथियार के, वो सिर्फ एक ही इंसान की ताकत की तरफ इशारा कर रहा था। भीम। मतलब हस्तिनापुर के थिंक टैंक ने डॉट्स कनेक्ट कर लिए थे। उन्हें शक हो गया था कि पांडव मत्स्य देश में ही राजा विराट की नाक के नीचे छिपे हो सकते हैं। शक तो हो गया था, लेकिन दरबार में इस पर भी बहस छिड़ गई। हमेशा की तरह। हाँ, कर्ण हमेशा की तरह अपनी वीरता की डींगें हाँकने लगा कि मैं भी जाता हूँ और अकेले ही पांडवों को ढूंढ कर ले आता हूँ। लेकिन भीष्म और द्रोण जानते थे कि ये इतना सिंपल नहीं है। तो दुर्योधन ने फिर से अपने बेस्ट स्पाइस भेजे, इस बार क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ कि मत्स्य देश और उसके आसपास के इलाकों पर खास नजर रखो। तो अब जब कौरवों को एक सॉलिड लीड मिल गई है, उनका अगला कदम क्या होता है? वो सीधे मत्स्य देश पर हमला तो नहीं कर सकते थे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बिना किसी कारण के एक सॉवरन स्टेट पर हमला करने जैसा होता। सही कहा। उन्हें एक बहाना चाहिए था, एक ऐसा जाल जिसमें पांडव खुद ब खुद आकर फंस जाएं। अच्छा। तो उन्होंने एक बहुत ही चालाक प्लान बनाया, एक 2-pronged अटैक। यानी दो तरफा हमला। दो तरफा हमला। उन्होंने त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा से संपर्क किया, जो राजा विराट का पुराना दुश्मन था। हाँ, और वो बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था। मतलब ये एक क्लासिक पिंसर मूवमेंट की तरह था, एक तरफ से ध्यान भटकाओ और दूसरी तरफ से असली हमला करो। बिल्कुल। प्लान ये था कि पहले राजा सुशर्मा दक्षिण दिशा से मत्स्य देश पर हमला करेगा और विराट की सारी गायों को हाँक ले जाएगा। इससे राजा विराट और उनकी मेन आर्मी शहर से दूर दक्षिण की तरफ उलझ जाएगी। बिल्कुल। और सुशर्मा भी अपने पुराने अपमान का बदला लेने के लिए तुरंत तैयार हो गया। और जब विराट की सेना दक्षिण में बिजी होगी, ठीक उसी वक्त उत्तर दिशा से कौरवों की पूरी ग्रैंड आर्मी हमला करेगी। ग्रैंड आर्मी मतलब जिसमें भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन खुद शामिल थे। बाप रे। और वो बची खुची गायों को भी ले जाएंगे। लेकिन इस प्लान में एक बहुत बड़ा रिस्क भी तो था। अगर पांडव वहां नहीं हुए या उन्होंने अपनी पहचान छिपाए रखने का फैसला किया तो कौरवों का ये हमला सिर्फ पशुओं की चोरी बनकर रह जाता, जो हस्तिनापुर जैसी बड़ी पावर के लिए शर्म की बात होती। बहुत बड़ा रिस्क था। लेकिन दुर्योधन को यकीन था ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप था। अच्छा। उनका असली मकसद गायें चुराना था ही नहीं। वो जानते थे कि पांडव, खासकर युधिष्ठिर और अर्जुन, अपने क्षत्रिय धर्म से बंधे हैं। वो जिस राजा के यहाँ शरण लिए हुए हैं, उस पर संकट आते देख वो चुप नहीं बैठ सकते। उन्हें अपनी पहचान उजागर करनी ही पड़ेगी। ये गायें तो सिर्फ चारा थीं। तो प्लान के मुताबिक त्रिगर्त के राजा सुशर्मा ने हमला कर दिया। विराटनगर में खबर पहुंचते ही क्या हुआ? राजा विराट गुस्से से भर गए और तुरंत अपनी सेना तैयार करने का हुक्म दिया। उनके साथ उनके भाई और मंत्री भी थे और दरबार में मौजूद कंक मतलब युधिष्ठिर, बल्लव यानी भीम,
ग्रंथिक और तंतीपाल। नकुल और सहदेव। हाँ, वो भी युद्ध में जाने के लिए तैयार हो गए। हालांकि युधिष्ठिर ने सबको बार बार याद दिलाया कि अपनी पहचान किसी भी हालत में सामने नहीं आनी चाहिए। और इस लड़ाई का नतीजा क्या रहा? ये तो पांडवों के लिए एक तरह का, क्या कहते हैं, वार्म अप मैच जैसा रहा होगा। आप कह सकते हैं, लड़ाई बहुत भयंकर हुई। एक मोड़ पर राजा सुशर्मा ने विराट को बंदी बना लिया। ओहो। तब युधिष्ठिर ने भीम को इशारा किया, जो अब तक खुद को रोके हुए थे। और फिर भीम को कौन रोक सकता था? कोई नहीं। भीम एक विशाल पेड़ उखाड़कर त्रिगर्त सेना पर ऐसे टूट पड़े जैसे कोई तूफान आ गया हो। उन्होंने सुशर्मा को बुरी तरह हराया, राजा विराट को आजाद कराया और सुशर्मा को खुद बंदी बना लिया। भीम अपने असली रंग में आ ही गए। हाँ, लेकिन युधिष्ठिर के धर्म ने फिर सबको बांट लिया। राजा विराट की जीत के बाद युधिष्ठिर के कहने पर विराट ने सुशर्मा को माफ कर दिया। अच्छा। तो मत्स्य देश में जीत का जश्न शुरू हो गया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि असली खतरा तो अब उत्तर से उनकी राजधानी की तरफ बढ़ रहा था। और जब विराट अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, राजधानी में कौरवों के हमले की खबर पहुंच गई। शहर में तो पैनिक फैल गया होगा। बिल्कुल, राजधानी में खलबली मच गई। राजा और पूरी मेन आर्मी शहर से दूर थे। तो राज्य की रक्षा की जिम्मेदारी अब राजकुमार उत्तर के कंधों पर थी। हाँ, जो था तो बहुत घमंडी, लेकिन बैटल हार्डन बिल्कुल नहीं था। अच्छा। उसने दरबार में अपनी महिला मित्रों के बीच बड़ी बड़ी डींग आंकी कि मुझे बस एक अच्छा सारथी दे दो, मैं अकेले ही भीष्म, द्रोण और कर्ण को धूल चटा दूंगा। और यहीं पर कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है ना? हाँ, सरंध्री यानी द्रौपदी जो ये सब देख रही थी, उन्होंने एक सजेशन दिया। क्या? उन्होंने कहा कि राजकुमारी उत्तरा की संगीत और नृत्य सिखाने वाली बृहन्नला एक बहुत ही कुशल सारथी है। वो पहले पांडवों के साथ रह चुकी हैं और रथ चलाने में माहिर हैं। ये द्रौपदी का एक कैलकुलेटेड मूव था। बिल्कुल, वो जानती थी कि अर्जुन के अलावा कोई और कौरवों की सेना को नहीं रोक सकता। राजकुमार उत्तर ने क्या कहा? एक स्त्री को, वो भी एक नृत्य सिखाने वाली को, अपना सारथी बनाने की बात सुनकर तो उसका मजाक ही उड़ाया होगा। उसने मजाक उड़ाया, हंसी ठिठोली की, लेकिन जब कोई और ऑप्शन नहीं दिखा और द्रौपदी ने जोर दिया तो वो बेमन से मान गया। हाँ, बृहन्नला को अपना सारथी बनाने के लिए तैयार हो गया। उसे क्या पता था कि वो जिसे अपनी सारथी बना रहा है वो उस युग का सबसे महान धनुर्धर है। तो राजकुमार उत्तर और बृहन्नला युद्ध के मैदान की ओर निकल पड़े। वहां का सीन कैसा रहा होगा? जैसे ही राजकुमार उत्तर ने कौरवों की विशाल सेना का समुद्र देखा और उसमें भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथियों को अपने अपने रथों पर देखा, उसके होश उड़ गए। उसका सारा घमंड, सारी बहादुरी हवा हो गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे और वो डर के मारे रथ से कूदकर शहर की तरफ भागने लगा। और तब बृहन्नला यानी अर्जुन ने क्या किया? बृहन्नला के वेश में अर्जुन पहले तो हंसे, लेकिन फिर उन्होंने रथ रोका और भागते हुए उत्तर को पकड़ लिया। और उत्तर गिड़गिड़ाने लगा, अपनी कीमती गहने देने का लालच दिया कि मुझे जाने दो। तब अर्जुन ने उसे समझाया कि एक क्षत्रिय के लिए युद्ध से भागना मौत से भी बदतर है। पर वो माना नहीं होगा? नहीं माना। जब उत्तर फिर भी नहीं माना तो अर्जुन ने अपनी असली पहचान बताई। राजकुमार उत्तर को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ होगा। बिल्कुल नहीं। उसे लगा बृहन्नला उसका मजाक उड़ा रही है। तो फिर? तब अर्जुन ने उसे अपने 10 नाम बताए। अर्जुन, फाल्गुन, जिष्णु, किरीटिन, श्वेतवाहन, बिभत्सु, विजय, कृष्ण, सव्यसाचिन और धनंजय। हाँ, और हर नाम के पीछे की कहानी भी सुनाई। तब जाकर उत्तर को विश्वास हुआ। उसका डर अब हैरानी और सम्मान में बदल चुका था। एग्जैक्टली। और इसके बाद रोल्स रिवर्स हो गए। मतलब? अर्जुन ने उत्तर को अपना सारथी बनाया और रथ को उस शमी वृक्ष के पास ले जाने को कहा जहां पांडवों ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र छिपाए थे। और शमी वृक्ष का चुनाव भी बड़ा सिंबॉलिक है ना? बहुत सिंबॉलिक। शमी के पेड़ को विजय का प्रतीक माना जाता है। आज भी दशहरा पर इसकी पूजा होती है। तो एक तरह से अपने शस्त्र वापस पाते ही पांडवों की विजय यात्रा की ऑफिशियल शुरुआत हो चुकी थी। एक मिनट, मतलब बृहन्नला के वेश में अर्जुन अकेले ही उस पूरी सेना से भिड़ने वाले थे? अकेले, जिसमें भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथी थे। ये तो लगभग इम्पॉसिबल लगता है। कौरवों की क्या प्रतिक्रिया थी ये देखकर? जैसे ही अर्जुन ने अपने शस्त्र उठाए और अपने देवदत्त शंख को बजाया, उसकी आवाज से पूरी कौरव सेना कांप उठी। द्रोणाचार्य ने शंख की ध्वनि और रथ पर लगे ध्वज को देखकर तुरंत पहचान लिया कि ये अर्जुन ही है।
और दुर्योधन ये सुनकर खुश हो गया होगा। बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अज्ञातवास का समय पूरा होने से पहले ही अर्जुन की पहचान उजागर हो गई। अब पांडवों को फिर से 12 साल का वनवास झेलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ भीष्म ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। हाँ, और ये भी भीष्म का चरित्र दिखाता है। वो दुर्योधन की तरफ से लड़ने को मजबूर है, लेकिन धर्म का साथ नहीं छोड़ते। सही बात है। उन्होंने दुर्योधन को खुश करने के लिए झूठ नहीं बोला। भीष्म ने तुरंत गणना की और बताया कि पांडवों के अज्ञातवास के 13 साल चंद्र और सौर कैलेंडर के हिसाब से 5 महीने और 12 दिन पहले ही पूरे हो चुके हैं। मतलब अर्जुन अब अपनी पहचान उजागर करने के लिए आजाद हैं। बिल्कुल, दुर्योधन का सारा प्लान फेल हो गया। और फिर युद्ध शुरू हुआ। एक अकेला योद्धा पूरी कौरव सेना के खिलाफ। अर्जुन ने अपने बाणों की ऐसी वर्षा की कि आकाश ढक गया। एक सोर्स में लिखा है, covered the troops with his arrows thick as locusts। वाह। उन्होंने कर्ण को पराजित करके उसे युद्ध भूमि से भागने पर मजबूर कर दिया। अच्छा। और उन्होंने अपने गुरु द्रोण और पितामह भीष्म का सम्मानपूर्वक सामना किया। पहले उनके पैरों में बाण मारकर प्रणाम किया और फिर युद्ध किया। लेकिन अर्जुन का लक्ष्य किसी को मारना नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। ये अर्जुन की धर्मनिष्ठा दिखाता है। उनका मकसद सिर्फ गायों को छुड़ाना और विराट को दिए वचन को पूरा करना था। तो उन्होंने क्या किया? अंत में उन्होंने सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग किया। ये एक नॉन लीथल वेपन था। उन्होंने भीष्म को छोड़कर। भीष्म को क्यों छोड़ा? क्योंकि भीष्म को इस अस्त्र का तोड़ मालूम था, तो उनको छोड़कर पूरी कौरव सेना को मूर्छित कर दिया, यानी अनकॉन्शियस कर दिया। बिना किसी की जान लिए उन्होंने युद्ध जीत लिया। युद्ध जीतने के बाद अर्जुन ने राजकुमार उत्तर से कहा कि वो महल जाकर जीत का सारा क्रेडिट खुद ले ले। क्यों? वो अपनी पहचान अभी भी गुप्त क्यों रखना चाहते थे? क्योंकि वो सही समय का इंतजार कर रहे थे। अच्छा। वो चाहते थे कि राजा विराट के सामने ये खुलासा हो, ताकि वो समझ सकें कि उनके राज्य में कौन रह रहा था। तो उत्तर अकेले ही जीत का जश्न मनाता हुआ राजधानी लौटा। हाँ, लेकिन जब राजा विराट अपनी जीत के बाद दरबार में लौटे तो उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ कि उनका बेटा कौरवों की सेना को हरा सकता है। और दरबार में एक और ड्रामा हुआ। हाँ, राजा विराट कंक यानी युधिष्ठिर के साथ पासे खेल रहे थे। जब उत्तर के भेजे दूतों ने आकर बताया कि राजकुमार ने कौरवों को हरा दिया है, तो विराट खुशी से झूम उठे। लेकिन जब कंक बार बार कहने लगे कि जीत का असली श्रेय तो बृहन्नला को जाता है, क्योंकि वही राजकुमार का सारथी था, तो विराट को गुस्सा आ गया। उन्हें लगा कि कंक उनके बेटे का अपमान कर रहे हैं। और गुस्से में उन्होंने पासा फेंककर युधिष्ठिर पर हमला कर दिया। ये तो बहुत बड़ा अधर्म था। बहुत बड़ा अपराध। उन्होंने पासा युधिष्ठिर के चेहरे पर दे मारा, जिससे उनकी नाक से खून बहने लगा। एक ब्राह्मण के वेश में एक राजा पर, वो भी बिना किसी अपराध के, हाथ उठाना घोर पाप था। सैरंध्री द्रौपदी ने ये देखते ही तुरंत एक बर्तन आगे कर दिया और युधिष्ठिर के खून को जमीन पर गिरने से पहले रोक लिया। क्यों? वो जानती थी कि अगर युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा का खून उस राज्य की धरती पर गिरा तो उस राज्य का नाश हो जाएगा। और इसी टेंस माहौल में राजकुमार उत्तर की एंट्री होती है। हाँ, जैसे ही उत्तर दरबार में पहुंचा और उसने अपने पिता को युधिष्ठिर के साथ ऐसा बर्ताव करते देखा, वो चौंक गया। उसने अपने पिता को रोका और सारी सच्चाई बता दी। बिल्कुल। उसने कहा, ये जीत मेरी नहीं बल्कि महान योद्धा अर्जुन की है, जो बृहन्नला के वेश में मेरे सारथी थे। और फिर इसके बाद एक एक करके सभी पांडवों ने अपनी असली पहचान उजागर कर दी। राजा विराट का क्या हुआ होगा? राजा विराट शर्म से पानी पानी हो गए। उन्होंने युधिष्ठिर के पैरों में गिरकर माफी मांगी और अपनी जान और राज्य बचाने के लिए उनका आभार जताया। और इसी के साथ पांडवों का 13 वर्षों का वनवास और अज्ञातवास सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। तो अज्ञातवास का अंत एक शानदार जीत के साथ हुआ। पांडवों ने न सिर्फ अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, बिल्कुल, बल्कि कौरवों को अपनी ताकत का एक ट्रेलर भी दिखा दिया। बिल्कुल। अब कुरुक्षेत्र के महायुद्ध का स्टेज लगभग सेट हो चुका है। बिल्कुल, ये पर्व युकुद से वनवास के अंत और शांति की आखिरी कोशिशों के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। इसने न सिर्फ पांडवों की छिपी हुई शक्ति को फिर से दुनिया के सामने लाया, बल्कि आने वाले युद्ध के लिए नए अलायंसेस और नए पॉलिटिकल इक्वेशंस भी बना दिए। और जब किसी राजा का पूरा राज्य बचाया जाए तो एक मजबूत गठबंधन तो बनता ही है। सही बात है। हमारी अगली चर्चा विराट पर्व के आखिरी हिस्से वैवाहिक पर्व पर होगी।
हम देखेंगे कि कैसे राजा विराट इस एहसान और सम्मान के बदले अपनी बेटी उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से तय करके इस रिश्ते को और मजबूत करते हैं। और ये आदि पर्व के वैवाहिक पर्व से अलग है ना? हाँ, बिल्कुल अलग है। और ये महाभारत की नेक्स्ट जनरेशन की कहानी को आगे बढ़ाता है। हम आपसे फिर मिलेंगे जल्द ही महाभारत द कंप्लीट सागा में।